सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। पाठ 14 पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 में जो मोहन राकेश जी द्वारा लिखित पाठ है आखिरी चट्टान। विभिन्न भागों में उसको हमने पढ़ा। अंतिम भाग हम कह सकते हैं इसका, जिसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है आपके। उन्हीं प्रश्नोत्तर को हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। प्रश्न संख्या 1, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया था? तो मोहन राकेश ने जो है सारिका पत्रिका का संपादन है वो किया। फिर अगला प्रश्न कि सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या कन्याकुमारी। यहाँ पे आपके ऊपर भी विकल्प दिए गए हैं और दूसरे प्रश्न में भी विकल्प है, तो मैंने सीधा उत्तर बता दिया था ऊपर में। अब यहाँ पे सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है वो कौन सी भूमि है? पाठ के अकॉर्डिंग कन्याकुमारी। ठीक है, तो सुनहले और सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि कन्याकुमारी है, जिसका वर्णन है इस पाठ के अंदर लेखक ने बहुत ही सुंदरता के साथ है किया है। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है कि ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है कि कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है? तो आपका उत्तर बनेगा कि कन्याकुमारी में अरब सागर, ठीक है, अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का जो है संगम यहाँ पर होता है। फिर अगला प्रश्न कि विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? विवेकानंद महान संत, महान विद्वान, उन्होंने जब कन्याकुमारी की यात्रा की थी तो उस कन्याकुमारी की यात्रा के दौरान उन्होंने जो संगम स्थल था जहाँ पे चट्टान थी, हमने पढ़ा है आखिरी चट्टान, तो संगम स्थल पर ही समाधि लगाई थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न संख्या 5 कि लेखक को किन पेड़ों की झुरमुट दिखाई दिए थे? तो लेखक को वहाँ पर जब वो सूर्यास्त दर्शन देखने गया था, सैंड हिल को पार करके, विभिन्न टीलों को पार करके लेखक जब आगे बढ़ा था, तो उस दौरान लेखक ने जिस टीले पर वो बैठा था उसके पीछे अनेक झुरमुट दिखाई दिए थे और वो झुरमुट थे नारियल के पेड़। ठीक है, नारियल के पेड़ों के झुरमुट है वो दिखाई दिए थे। प्रश्न है कि कनानेर के होटल में लेखक क्या भूल आया था? कनानेर के होटल में लेखक ने जब, ये गोवा के आसपास का क्षेत्र था और लेखक ने जब यहाँ गोवा और उसके आसपास के क्षेत्र की जब यात्रा की थी तो उसी यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो 80 या 90 पेज थे, वो पेज है, वो पृष्ठ कह सकते हैं, वो 80-90 पन्ने हैं, वो लेखक यहाँ पर कनानेर के होटल में भूल आया था। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? पूछा जा सकता है प्रश्न आपका। तो आपको याद रखना है कि कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु आपको याद रखना है। फिर लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम समझते हैं कि सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विभिन्न रंगों में परिवर्तन हुआ? सूर्यास्त दर्शन जब लेखक देखने गया था तो उस दौरान समुद्र जो है वह साफ दिखाई दे रहा था। उस दौरान लेखक ने वहाँ पर समुद्र को, पानी को विभिन्न रंगों में बदलते हुए देखा था। तो हम उत्तर को समझते हैं कि सूर्यास्त के समय सबसे पहले समुद्र का पानी है, जैसे जैसे सूर्य है जो है डूबने वाला था, उस दौरान सूर्य की रंगत में परिवर्तन आ रहा था। तो सबसे पहले जो परिवर्तन आया वो सुनहरे रंग का हुआ
और फिर कुछ क्षण बाद वह रक्त के रंग जैसा या खून के जैसा या लहू जैसा अर्थात एकदम लाल हो गया। फिर उसके पश्चात उसका रंग है वो धीरे 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 यानी जैसे जैसे सूर्य डूबता जा रहा था वैसे वैसे बैंगनी पड़ता चला गया, यानी समुद्र के पानी में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे अगर आपने देखा भी होगा कि जब सूर्यास्त होता है तो पहले तो सूर्य का गोला है वो बहुत बड़ा विशालतम दिखाई देता है, उसके आसपास से लालिमा ही लालिमा छा जाती है। पहले तो सुनहरा प्रकाश और फिर वही लालिमा एकदम लाल लाल रंग में परिवर्तित होती है। उसके बाद धीरे धीरे वो लाल रंग है वो बैंगनी में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद वो अंत में धीरे धीरे जब अंधेरा छा जाता है तो कालापन छा जाता है। तो लेखक ने वहाँ पे भी ऐसा ही नज़ारा देखा था कि कुछ क्षण बाद जो लहू जैसा जो रंग था वो धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी के बाद जो है काले रंग में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय जैसे जैसे सूर्य का बिंब समुद्र के धरातल में डूबता रहा, समुद्र के पानी का रंग भी क्रमशः सुनहरा, लाल, बैंगनी और काले रंग के अंदर परिवर्तित हुआ। तो ये था इसका उत्तर। फिर प्रश्न संख्या 9 कि सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। सूर्यास्त तो देख चुका लेखक और उसके बाद जैसे ही उसने आसपास देखा तो सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ साए साए करती तीव्र गति से बहती हुई वेग के साथ बहती हुई हवाएं थी और हवा के बाद लेखक ने महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेला है और उसके मन में डर समाया कि अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। तो लेखक ने जब दूर सैंड हिल की तरफ देखा तो उसे वहाँ शाई में डूबे हुए कुछ धुंधले से रंग नजर आए हिलते हुए। वो धुंधले रंग किसके थे? जो वहाँ पे लोग खड़े थे सैंड हिल पे, जैसे वो युवतियाँ थी, मिशनरी युवतियाँ, कुछ नेताजी लोग थे जो टोपी पहने हुए थे, गांधी टोपी, और कुछ अन्य पर्यटक जो थे वो वहाँ पे दूर से धुंधले हुए यानी एकदम स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। उन रंगों के कारण रेत के टीले हैं काले पड़ गए थे क्योंकि सूर्यास्त भी हो चुका था या सूर्य डूब चुका था। उन्हें देखकर लेखक के मन में ये डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले वो अपने होटल या जहाँ गंतव्य तक उसको जाना है वो जा पाएगा। और वो इतने सारे टीले जो अब तक पार करके आया था सूर्यास्त दर्शन के लालच में, लेकिन सूर्य जब डूब गया उस दौरान वापस उसको जाने के नाम पर उसे चिंता हो गई कि क्या मैं इतने सारे टीले पार कर पाऊँगा और मैं होटल वापस जा पाऊँगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन रास्तों में भटक जाऊं, क्योंकि पहले जब आया था तो बहुत सारा उजाला था, लेकिन वापस जाने के नाम से ही लेखक है वो सिहर गया और इस कारण लेखक के मन में एक डर है वो समा गया कि अब मैं कैसे जाऊंगा। सूर्योदय कालीन क्षणों में लेखक ने क्या देखा। सूर्योदय यानी जब सूर्यास्त दर्शन के बारे में हमने जो है देखा, पढ़ा, समझा। अब है सूर्योदय का समय। उस दौरान लेखक ने क्या देखा कि लेखक ने देखा कि सूर्योदय के समय समुद्र की शाह चट्टानों के बीच से तरह तरह के रंग झिलमिला रहे हैं कि सूर्य की जो रोशनी है समुद्र के पानी के ऊपर पड़ती है और काली काली चट्टानों के बीच में रोशनी के विभिन्न रंग है वो उसमें दिखाई दे रहे थे, झिलमिला रहे थे। वहाँ घाट पर बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो अर्घ्य दे रहे थे। अर्घ्य देना यानी अंजलि देना या जल, समुद्र का जल है वो दोनों हाथों में भरकर सूर्य देवता को अर्पित करना, और वहाँ इकट्ठे हो रखे थे। और कुछ सरकारी गेस्ट हाउस के जो बेरे थे वहाँ जो पर्यटक थे उनको कॉफ़ी पिला रहे थे, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे और उनका ध्यान रख रहे थे। और कुछ स्थानीय युवतियाँ जो थी वो अपनी टोकरियों में शंख और सीपियों की जो मालाएं होती है, जो बंधनवार वगैरह होते हैं, वो बेचने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि पर्यटन स्थल है तो वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और यहाँ पे समुद्र में मिलने वाली जो चीज़ें होती है उन चीज़ों से वो अपना गुजारा भी करती है, पैसा या अर्थोपार्जन करती है। तो यहाँ पर युवतियाँ हैं वो टोकरियाँ और शंख और मालाएं बेच रही थी। पर्यटक जिनको रुचि थी वो उसको खरीद रहे थे। और कुछ लोग बाइनाक्यूलर्स यानी नाम आया है बाइनाक्यूलर्स यानी कि दूरबीन से सूर्योदय के दर्शन है वो कर रहे थे, यानी दूरबीन से सूर्योदय, उगते हुए सूर्योदय को देख रहे थे। और समुद्र तल पर कुछ कडलकाक तैर रहे थे, कडलकाक तैर रहे थे। अब कडलकाक क्या है? कडलकाक जो है वो वहाँ के समुद्री पक्षी कह सकते हैं, बतखों के समान है वो दिखाई देते हैं। तो ये समुद्री पक्षी है वो भी कलरव कर रहे थे, वो भी वहाँ पे तैर रहे थे। ये सारा नज़ारा है लेखक ने सूर्योदय कालीन क्षणों के अंदर महसूस किया था, उसको देखा था। प्रश्न संख्या 11, ग्रेजुएट नवयुवक से लेखक की क्या
बातचीत हुई। ग्रेजुएट नवयुवक जो कि लेखक के लिए गाइड का काम कर रहा था, नवयुवक ने लेखक के साथ बातचीत करते हुए लेखक को बताया कि कन्याकुमारी की आबादी है वो 8,000 के आसपास है या 8,000 है। ठीक है। और वापस वो आगे बताते हुए कहता है कि इस आबादी में कम से कम 400-500 जो युवक है वो शिक्षित है, लेकिन उनमें से भी उनके पास नौकरियां नहीं हैं, तो वो बेरोजगार है। और इन 8,000 में से जितने 400-500 जो शिक्षित युवक है, उसमें से भी लगभग जो है 100 युवक है जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या कह सकते हैं वो ग्रेजुएट है, लेकिन उनके पास चूँकि रोजगार नहीं है तो वो या तो नौकरियों के लिए प्रयास करते हैं, अर्जियां देते हैं, और साथ में आपस में दार्शनिक चीज़ों के ऊपर जो है बहस करते हैं, और नौकरियां नहीं होने के कारण छोटा मोटा धंधा भी करते हैं, छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। और पढ़े लिखे युवकों में से भी कई ऐसे युवक हैं जो फ़ोटो एल्बम बेचते हैं। पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लोग आते रहते हैं, तो वो फ़ोटो एल्बम बेच के गुजारा करते हैं, तो कोई अन्य दूसरे कार्य है वो करते हैं। और वो युवक है लेखक को बताते हैं कि हम खाली समय में सीपियों का गुदा खाते हैं। सीपियाँ जिससे बंधनवार वगैरह बनाए जाते हैं, समुद्री जीव है, और उसमें से वो सीपियों का गुदा खाते हैं तथा दार्शनिक सिद्धांतों के ऊपर बहस है वो करते हैं। तो ये सारा कुछ है ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को बातचीत के दौरान बताया। तो लेखक चूँकि यात्रा वृत्तांत के बारे में जो है लिख ही रहा था, तो उस दौरान ये घटनाक्रम भी लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखना चाहा होगा। निबंधात्मक प्रश्न आ रहे हैं आपके कि नवलेखन में बहुतायत अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या इसे आप सही मानते हैं? इस पाठ में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है उसकी सूची बनाइए। हालांकि ये प्रश्न इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि आ ही चुका है तो हम इसको समझ लेते हैं कि नवलेखन यानी आजकल का जो लेखन हो रहा है वो समय के हिसाब से काफ़ी परिवर्तित हो गया, कई शब्दों में बदलाव आ गया है, और बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है वो किया जा रहा है। और जैसे कि इस पाठ के अंदर भी अनेक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, तो लोक प्रचलित अंग्रेजी शब्दों में जैसे यथा स्टेशन है, लोक प्रचलित यानी हम देख सकते हैं, आपके हिसाब से कहेंगे कि लोक में प्रचलित या मुख्य रूप से जो है हम रोज़मर्रा की भाषा के रूप में जिन्हें बोलते हैं, जिसमें स्टेशन, बस, स्कूल, होटल और कई ऐसे शब्द हैं जो हम बोलते हैं, साइकिल, तो ये मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, तो प्रयोग हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, तो अगर वर्तमान में नवलेखन में इस प्रकार का प्रयोग है वो आता है तो हम उसे अनुचित तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी लेखन में देखें तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए। जहाँ जरूरी है वो लोक प्रचलित भाषा के अकॉर्डिंग भले ही किया जाए या उसके अनुसार किया जाए तो ठीक है। इस पाठ के अंदर भी अनेक ऐसे शब्द आए हैं, जिसमें आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत के पाठ के अंदर इसमें जैसे होटल आया है, बाथ टैंक आया है, मिशनरी शब्द आया है, सैंड हिल आया है, गवर्नमेंट है, गेस्ट हाउस है, कॉफ़ी है, कैनवास है, फुट है, लॉन है, टॉर्च है, सूटकेस है, कॉन्वेंट है, कंपाउंड है, बस है, टाइम टेबल है, ग्रेजुएट, फोटो एल्बम, बेरे और बाइनाक्यूलर्स, ऐसे कई शब्द हैं इसके अंदर आए हैं। तो ये शब्द अगर पूछे जाए तो आपको इसके बारे में लिखना है, अन्यथा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट कह सकते हैं अगला प्रश्न, जो कि आपके लिए मुख्य बिंदु है, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न है या महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। जयशंकर प्रसाद जो जाने माने कवि है, उन्होंने लिखा है कि प्रकृति का रहा पालना यही, यानी प्रकृति यहीं पलती है, प्रकृति यहीं सबसे सुंदर है, यहाँ दिखाई देती है। यानी इसका तात्पर्य है कि हमारे देश भारतवर्ष प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से विश्व में अनुपम है, यानी अत्यंत सुंदर प्रकृति है। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक हमारे देश में प्रकृति की जो है
अनेक अनुपम जो है सुषमा यहाँ पे भरी पड़ी है, भंडार भरा पड़ा है, भौतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, अनेक भौतिक अवशेष यहाँ पर मौजूद है जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और इसकी छटा या इसकी मनोरमा है जो मन को मोहित करने वाली है। तो मोहन राकेश ने भी भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी का वर्णन है वो अत्यंत मनोरम रूप से उन्होंने किया है। यहाँ पे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के संगम स्थल का बहुत ही सुंदर वर्णन है वो लेखक ने इस पाठ के अकॉर्डिंग, इस पाठ के अंदर किया है। और लेखक ने समुद्र के विस्तार के बारे में बताया कि किस प्रकार से विस्तृत समुद्र कितना सुंदर लगता है, कितना भयानक भी लगता है, कितना विशाल लगता है। और छोटे छोटे अनेक जो है द्वीप सामने दिखाई देते हैं। अनेक यहाँ पे छोटी छोटी काली काली बड़ी बड़ी विशाल और छोटी छोटी चट्टानें भी यहाँ मौजूद है। और चट्टानों से जब टकरा कर लहरें यहाँ पर जो जाती है तो बहुत ही चूर चूर हो जाती है, उसका वर्णन है वो लेखक ने यहाँ पर किया है। और कन्याकुमारी ने लेखक ने यहाँ पर जो कन्याकुमारी के पास आखिरी जो चट्टान है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, कभी जब यहाँ की यात्रा की थी, तो उस आखिरी चट्टान की अनुपम सौंदर्य का वर्णन भी लेखक किया है कि ये चट्टान कितनी महत्वपूर्ण है। और सूर्यास्त से लगाकर सूर्योदय तक का दृश्य अतीत आश्चर्यकारी रूप में है वो लेखक ने किया है। हजारों पर्यटक है यहाँ की सुषमा को देखने आते हैं, यहाँ के अति सुंदर सौंदर्य या प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं, यहाँ की छटाओं को निहारते हैं। इसके साथ ही लेखक ने यहाँ पे समुद्र तट की नारियलों की झुरमुट और तेज गति से बहती हुई हवा किस प्रकार से वहाँ दृश्य उत्पन्न करते हैं उसके बारे में भी अत्यंत सुंदर वर्णन है लेखक ने अपनी भाषा के दौरान किया है। कन्याकुमारी में प्राकृतिक सौंदर्य भरा पूरा देखने को मिलता है। यहाँ समुद्र तट भी है एक तरफ और दूसरी तरफ रेत के टीले हैं, तो दोनों ही एक तरह से देखें तो विरोधाभास सा दिखाई देता है कि कहाँ एक तरफ समुद्र तट है और कहीं दूसरी तरफ रेत के टीले हैं। तो ये भी भारत के अंदर ही दिखाई देने लग जाता है। और अगर हम भारत में देखें तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदानी भूमि है, तो कहीं जो है थार का मरुस्थल है। तो यहाँ पर भारत है वो प्रकृति का जो है वास्तव में खूबसूरत उपहार है। तीन तरफ से जो है घिरा हुआ, जल राशि से घिरा हुआ भारत, प्रायद्वीपीय भारत जिसे हम कह सकते हैं। और फिर लेखक ने सूर्यास्त का वर्णन भी अत्यंत मनोरम तरीके से किया है। तो लेखक स्वयं भी यहाँ के आलोक को देखते हुए, यहाँ की सुंदरता को देखते हुए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए जो है लेखक स्वयं अपनी सुध बुध है वो खो देता है, भूल जाता है कई बार। और उसे यहाँ तक भी कई बार उसे भान भी नहीं रहता कि मैं यहाँ पर एक पर्यटक हूँ, घूमने आया हुआ, मुझे वापस भी जाना है। तो इस प्रकार से जो पाठ में ये कहा गया है कि भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, तो इसमें जो है कोई दोहराय नहीं है, बिल्कुल भारत प्रकृति का सौंदर्य या सौंदर्य से परिपूर्ण खूबसूरत उपहार है वो है। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें जो है प्रश्न में पहला है इसमें कि मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षाकृत अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं, छोर यानी किनारा। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों से समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ, एक जीवित व्यक्ति हूँ, दूर से आया हुआ एक यात्री और एक दर्शक। ये है आपका जो है व्याख्या। तो यहाँ पे इस व्याख्या के संदर्भ प्रसंग को भी एक बार हम समझ लेते हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये आखिरी चट्टान पाठ है। लेखक जो है मोहन राकेश है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसके साथ है लेखक कैप होटल में ठहरा हुआ था और वहाँ से सूर्यास्त और सूर्योदय का वर्णन है वो लेखक ने अपने पाठ के अंदर किया है, आखिरी चट्टान नामक पाठ जो लिखा है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे
उस आखिरी चट्टान की तरफ जब उसका लेखक का ध्यान गया और वो वहाँ पे दर्शन कर रहा था, वो देख रहा था उस आखिरी चट्टान को जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने कभी यात्रा की थी, तो यहाँ पर बैठ के समाधि लगाई हुई थी। होटल के बाद टैंक के बाईं तरफ समुद्र में उभरी हुई एक चट्टान पर खड़ा होकर लेखक है वो इस जलभाग की तरफ देख रहा था। ठीक है, तो लेखक ये कहता है इस पाठ के जो आपके पंक्तियाँ हैं उसमें कि जिस चट्टान पर खड़ा था उसके आसपास की चट्टानें जो है वहाँ पे लहरें उठ रही थी और लहरें आकर टकरा रही थी। और लेखक ये कहता है कि मैं उस सब नज़ारों को जो है मैं देख रहा था। और लेखक ये कहता है कि सागर का अनंत विस्तार है उसे दिखाई दे रहा था। अनंत लहरें सागर की शक्तिशाली भुजाओं जैसी थी। लेखक को क्षितिज तक फैला सागर का जल ही जल है उसे दूर तक दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ शक्तिशाली लहरें हैं वो उठती हुई दिखाई दे रही थी। सागर और लहरों के इस विस्तार की शक्ति को लेखक महसूस कर रहा था और अनुभव कर रहा था कि चारों तरफ जल ही जल था, पानी ही पानी था और दूर तक कोई छोर नहीं था, कोई किनारा नहीं नजर आ रहा था। तीन दिशाओं में क्षितिज तक सागर की जल राशि फैली हुई थी। क्षितिज यानी जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी था और एक अलग ही नज़ारा है वो जल राशि का ही दिखाई दे रहा था। सामने वाला हिंद महासागर का क्षितिज अपेक्षाकृत ज़्यादा दूर और गहरा जान पड़ता था। ऐसा लगता था कि उस तरफ दूसरा कोई छोर है ही नहीं, यानी उसका कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा था। वह दूर के समुद्र में सूर्यास्त देखने आया हुआ एक पर्यटक था और वो इतना ध्यानमग्न होकर उस राशि को देख रहा था कि वो भूल गया था अपनी सुध बुध है वो, और उसे एकटक देखते देखते उसे आभास ही नहीं रहा कि उसे वापस भी जाना है। वो एक जीवित मनुष्य है, वो एक दर्शक है, क्योंकि समुद्र की लहरें वो उसकी तरफ आ रही थी, टकरा रही थी और लेखक है इस सुंदर नज़ारे को देखकर अपना अस्तित्व भूल बैठा था। ठीक है, तो ये हम इसकी व्याख्या के रूप में समझ सकते हैं। अगर हम इसके विशेष को हम समझें, विशेष आपको हर पार्ट में लिखना होता है, विशेष के नंबर मिलते हैं आपको। तो विशेष में कि लेखक ने स्वामी विवेकानंद ने जिस चट्टान के ऊपर समाधि लगाई थी उस चट्टान का वर्णन किया है और उस चट्टान के पास के प्राकृतिक सौंदर्य को लेखक ने बताने का प्रयास किया है। वहीं विशाल जल राशि में पड़ा हुआ लेखक अपने अस्तित्व को भूल गया था, यानी प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते लेखक को आभास नहीं रहा कि वो यहाँ पर एक पर्यटक है और एक जीवित मनुष्य है। कभी भी कोई वेग या तीव्र गति से लहर आती हुई उसे डुबो के ले जा सकती थी। तो यहाँ पे विशाल जल राशि के आकर्षण की बात है लेखक ने की है। भाषा सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है। साथ ही साथ शैली है वो वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग है इसके अंदर हुआ है। फिर दूसरी जो व्याख्या है वो लेखक है इसमें कि सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी की लावे में डूबता चला जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षणों पहले जहाँ सोना बह रहा था अब वहाँ लहू बहता नजर आने लगा। और कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंजनी और बैंजनी से फिर काला पड़ गया। यहाँ पर भी हम जो इसकी संदर्भ प्रसंग लिखेंगे तो यही पाठ्य पुस्तक क्षितिज है आपकी, तो उसका नाम लिखिएगा। पाठ का नाम है आखिरी चट्टान, वो लिखना है आपको। लेखक का नाम अवश्य लिखना है, लेखक का नाम मोहन राकेश है। और यहाँ पे यात्रा व्रत जो किया है गद्य विद्या है उसका श्रेष्ठ उदाहरण है इसके अंदर लेखक ने जो है दिया है। और कन्याकुमारी कि समुद्र तट के एक रेतीले टीले पर जब लेखक वहाँ पहुँचा है और वहाँ से सागर की तीनों दिशाओं का विस्तार है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था और सूर्यास्त के मनोरम के दौरान वहाँ पर क्या दृश्य घटित हुआ उसका वर्णन है इन पंक्तियों में किया गया है। तो अब व्याख्या पे आते हैं। देखिए, लेखक कहते हैं कि सूर्य का गोला है वो सागर के जल की और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था। वह जल की सतह से छू गया और सूर्य का स्पर्श होते ही समुद्र का पानी है वो सुनहरा हो गया।
ऐसा लगा जैसे सोना घोल दिया गया, यानी सूर्य का जो रंग है वो सुनहरा दिखाई दे रहा था, और ऐसा पानी के बहुत नज़दीक आने पर सारा का सारा सूर्य का प्रतिबिंब है उसकी जलराशि पर पड़ रहा था, और लाल या स्वर्ण रंग है वहाँ दिखाई दे रहा था। पानी का रंग इतना जल्दी बदल रहा था कि उस रंग का कोई नाम देना भी मुश्किल था। फिर स्वर्ण या सुनहरे रंग के बाद है वो रंग है वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया, यानी सूर्य जैसे जैसे डूबता है उसके रंगों में विभिन्न परिवर्तन आते हैं, तो यहाँ पर वो परिवर्तन भी दिखाई दे रहा था। लेखक ये कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पानी में पहले सोना बह रहा था और फिर रक्त बहना शुरू हो गया, आरंभ हो गया, और फिर थोड़ा ही जैसे जैसे समय कुछ क्षण बीतने पर जो खून का जो लाल रंग है वो दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे बैंगनी रंग में परिवर्तित हो गया, और बैंगनी के बाद वो काला पड़ गया। तो ये सारा अनुपम दृश्य है वो लेखक ने समुद्र के तट के ऊपर, या समुद्र के उस पानी में सूर्य के डूबने के दौरान जो परिवर्तित दृश्य हो रहे थे उसका वर्णन है लेखक ने इस व्याख्या के अंदर किया है। और जो होगा इस गद्यांश का, तो विशेष में हम लिखेंगे कि भाषा सरल है, सजीव है, प्रवाहमयी है, शैली वर्णनात्मक और चित्रात्मक शब्द है, यानी जैसा हम देख रहे हैं वैसा हमारे सामने दृश्य उत्पन्न होता है। समुद्र तट के सूर्यास्त का वर्णन है, प्राकृतिक सौंदर्य का भव्य वर्णन है वो लेखक ने किया है। इसके अलावा जल राशि के अंदर जो सूर्यास्त के दौरान जो रंग परिवर्तन हो रहे थे उस बदलते हुए वातावरण का वर्णन भी लेखक ने काफ़ी आकर्षक ढंग से किया है। तो ये था हमारा जो है व्याख्याएं या व्याख्याओं का वर्णन। यही थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।